2 बजे छत पे बैठ जाता और जब मैं उठता, कई बार ऐसा हुआ कि रात के 11-11 बज जाते थे कि मुझे एक सर्जन ही बनना था, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन ही बनना था। 48 घंटे तक उस एमबीबीएस के प्रैक्टिकल के लिए हम पढ़ते रहे। मेरा 13th रैंक आया, बधाई आने लग गई। वो पल सच पूछो तो किसी एमपी एमएलए बनने से भी ज़्यादा महत्व रखता है मेरे लिए। 2 साल तक मैं लंगड़ा-लंगड़ा के वार्ड्स में मरीजों को देखता रहता था। आज का स्टूडेंट अगर थोड़ा भी अपने सब्जेक्ट से प्यार करता है, दिल्ली के एक छोटे से गाँव से मैं आता हूँ और पिता एक समाज सेवी हैं। तो मैंने एक दिन ठानी कि मुझे डॉक्टर बनना है, परंतु डॉक्टर क्यों बनना है? मेरी जो दादी थी, उनका एक बार एक्सीडेंट हो गया और वो जो डॉक्टर थे, वो उनका पैर काट रहे थे। तो सभी गाँव वाले, क्योंकि मेरे पिता, चाचा सब लोग छोटे थे, उन डॉक्टर साहब के पास गए और उनसे रिक्वेस्ट करा कि आप पैर बचाने की कोशिश तो करिए। लकीली उन डॉक्टर्स ने अपनी निष्ठा से, मेहनत से मेरी दादी का पैर बचाया। और जब हम घर में पैदा हुए, हम रोज़ ये कहानी सुनते थे कि अगर दादी का पैर नहीं बचता, तो हो सकता है मेरे चाचा, मेरे पिता इतनी शिक्षा पूर्ण ना कर सकते या परिवार जो है अपनी उपलब्धियाँ ना हासिल कर पाता। तो रोज़ रात को भोजन पे उस डॉक्टर की कहीं न कहीं, कभी न कभी बात उड़ जाती थी। वो डॉक्टर थे डॉक्टर पासी, हिंदूराव अस्पताल के। और यहाँ तक कि आज हिंदूराव अस्पताल में उनका एक मेमोरियल भी है। तो जब मैंने अपनी इंटर्नशिप हिंदूराव अस्पताल से करी, तो मैं डेली सबको बताता, यही वो डॉक्टर है, जिन्होंने मेरी दादी का पैर बचाया था। और मैंने उसी दिन से मोटिवेशन ले लिया था कि मुझे डॉक्टर बनना है। और डॉक्टर भी एक ऑर्थोपेडिक बनना है, क्योंकि मेरी दादी का किसी ने पैर बचाया था और मैं वो खुशी किसी न किसी के जीवन में देना चाहता हूँ, कि जो हमें याद रखें कि हाँ, किसी डॉक्टर ने हमें बचाया था। 12वीं की शिक्षा के बाद मैं कोटा गया। कोटा में सुबह-शाम बहुत पढ़ाई का माहौल था, जो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। उस समय पे वो दिल्ली में नहीं था। तो लोग मेरे से पूछते हैं आजकल इंस्टाग्राम पे कि हमें पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए? तो एक बार एक बहुत मशहूर ऑथर चार्ल्स डिकेंस से किसी ने पूछा कि लिखना कैसे चाहिए? तो उन्होंने कहा टू बिगिन इन द बिगिनिंग एंड गो ऑन टिल द एंड, कि भैया शुरू में स्टार्ट करो और अंत तक चले जाओ। तो अगर आपको अपने सब्जेक्ट से प्यार है ना, तो इसमें ये नहीं देखना कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो मैं रोज़ सुबह 2 बजे बैठ जाता छत पे, क्लास करके आता सुबह और 2 बजे छत पे बैठ जाता और जब मैं उठता, कई बार ऐसा हुआ कि रात के 11-11 बज जाते थे। यदि मैं बात करूँ अपनी एमबीबीएस की तैयारी की, तो उन दिनों जब मैं कोटा में होता था, कोचिंग तो अच्छी होती थी, टीचर्स तो बहुत अच्छे होते थे, परंतु जो आज की फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि जो 3D मॉडल में समझना, उस बात को इंटरप्रेट करना, जो विज्ञान से या इंटरनेट से मिनटों में हो रहा है एनिमेशन के थ्रू, वो कार्डियक साइकिल हमें समझा रहे होते थे, क्रोमोसोम्स में डायग्राम्स बना-बना के समझा रहे थे। परंतु आज जितनी चीज़ें सरल हो चुकी हैं, वो उस समय नहीं थी। हर चीज़ हमें डायग्राम से बनानी होती थी। उस समय 10 गुना एफर्ट्स लगते थे, क्योंकि एक-एक डायग्राम को 10-10 बार बनाना पड़ता था। परंतु जो आज इम्पैक्ट मेरे स्टूडेंट्स कॉलेजेस में सोशल मीडिया के माध्यम से इन्फॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी इतनी एक्सेसिबल है, उसका फ़ायदा मिलना चाहिए था, परंतु उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि उतनी ही डिस्ट्रैक्शन हो रही हैं। मुझे लगता है आज का स्टूडेंट अगर थोड़ा भी अपने सब्जेक्ट से प्यार करता है, बस माइनस डिस्ट्रैक्शंस कर ले, तो टेक्नोलॉजी उसके लिए बहुत बड़ा बून बनेगा। क्योंकि मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ता था, एलन करियर इंस्टीट्यूट में उस समय, तो हमारे वीकली टेस्ट होते थे। बहुत सारे लोग जो होते हैं अपने वीकली टेस्ट जो है मिस करते थे। तो मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि जब तक सेल्फ एनालाइज़ नहीं करेंगे अपने आप को, तो हमें पता नहीं चलेगा हम किस राह पर हैं, कितना हैं। तो वो जो आदत है अपने आप को सेल्फ असेस करने की, कि मैं अभी कहाँ खड़ा हूँ, जितने स्टूडेंट्स हैं, वो अगर टेस्ट से मिस आउट करते रहेंगे, बिकॉज़ टेस्ट एक बिल्कुल एक इंडिकेटर है कि आप अभी कहाँ खड़े हैं और कितना आगे आपको पहुँचना है। तो मैं कभी टेस्ट मिस नहीं करता था, चाहे मेरी तैयारी हो, चाहे ना हो। एक मेरी सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट की बहुत आदत थी। बहुत से लोग होते हैं कि पढ़ते जाते हैं, पर जो इंट्रोस्पेक्ट करना है ना कि आज मैंने क्या-क्या पढ़ा, तो मेरा जो डेली का एक रूटीन रहता था कि आज मैंने क्या-क्या पढ़ा। मतलब पूरे दिन की पढ़ाई करके 15 मिनट रात को बैठ के एक मेंटल माइंडसेट मेक करना कि 15 मिनट में मैंने आज ये पढ़ा, आज ये पढ़ा, आज ये पढ़ा, आज ये पढ़ा। तो वो जो मेरा थॉटफुली काम करने का तरीका था, मुझे लगता है उससे मुझे बहुत बड़ा पुश मिला। जो क्योंकि स्टूडेंट्स जब तक उसे एनालाइज़ नहीं करेंगे क्या-क्या उनके कवर हो गया है, एक तरह के फ़ोल्डर्स बनाना अपने माइंड में, ये मेरे को लगा कि मेरा गेम चेंजर रहा है। तो जब मेरा रिज़ल्ट आया और पता चला कि मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ,
परिवार में जो खुशी की लहर दौड़ी, मतलब यहाँ तक कि मेरे पिताजी ने ये तक ठान लिया कि पूरे गाँव में भोजन रखा जाए, ताकि सब लोगों को अपनी खुशी का उल्लास एक शेयर करा जाए। होता है ना गाँव में सब लोगों को, कि सबको खुश करके बताया जाए कि हम अब गाँव की सेवा के लिए तैयार हो रहे हैं। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरा रिज़ल्ट आया। मुझसे ज़्यादा मेरे परिवार वाले खुश थे। मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे चाचा कैसे फ़ोन कर के सारे रिश्तेदारों को बता रहे थे। तो वो जो हँसी है, मैं सोच रहा था यार इनको मुझसे ज़्यादा खुशी कैसे हो सकती है? परंतु यही तो भारत का परिवार है। फिर मैंने देखा कि मुझे गाँव में बुलाया गया। गाँव में जैसे परिवार का बच्चे होता है, अब तक हमने अखबार में पढ़ा था कि किसी को बुला के बच्चे को माला पहनाई गई और फिर मेरे दादा ने सब लोगों को घर में इकट्ठा करा हुआ था। घर के लिए सबके लिए चाय, नाश्ता और लड्डू बँटवाए गए। तो ये जो खुशी के पल हैं, मुझे आज तक याद है कि कैसे हमारी मेहनत से, हमारी शिक्षा से कामयाब हम लोग होते हैं। परंतु जो खुशी है, वो परिवार के साथ-साथ पूरे गाँव को और आस-पास के लोगों को होती है। तो यहाँ से मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ, कैसे मुझे डॉक्टर बनना है। उसमें मेरे को जो कॉलेज मिल रहा था, वो एक साउथ का कॉलेज था और मेरे माता-पिता नहीं चाहते थे कि मैं साउथ इंडिया जाऊँ। एक सवाल ये था कि मैं ड्रॉप करूँ, ड्रॉप ना करूँ और आजकल भी बच्चे लोग सवाल पूछते रहते हैं कि सर हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। साल बचाने के चक्कर में मैंने उस वर्ष एडमिशन लिया। आ गया एमबीबीएस का फाइनल ईयर। और एमबीबीएस का फाइनल ईयर का जो एग्ज़ाम होते हैं, कहते हैं दुनिया का सबसे मुश्किल एग्ज़ाम है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप गूगल भी कर सकते हैं। और 48 घंटे, पहली बार जो मैंने सुना था कि इतनी-इतनी मेहनत होती है, 48 घंटे तक उस एमबीबीएस के प्रैक्टिकल के लिए हम पढ़ते रहे। वार्ड में जाके सारे मरीज़ रात-रात को देखते रहे क्योंकि कल अगले दिन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था। 48 घंटे बिना सोए पहली बार जीवन में ऐसा हुआ और मुझे खुद इस चीज़ पर हैरत थी कि कैसे मैं बिना सोए प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दे पाया। और ये मैं अकेला नहीं था, मेरे सारे मित्र इतना-इतना एफ़र्ट्स डालते थे और आज मैं सोचता हूँ कि क्या ये वर्थ था? तो जब रात को किसी भी समय मरीज़ आता है, तो मुझे लगता है कि हाँ, वो जो इतनी मेहनत करी थी, अब काम नहीं लगता, अब रात के 2 बजे का मरीज़ कोई आफ़त नहीं लगती, क्योंकि वो जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हमारी हुई मेडिकल कॉलेजेस में, उसका सारा परिणाम है। उसके बाद मैंने पीजी करने की सोची, जैसा मैंने बताया था कि मुझे एक सर्जन ही बनना था, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन ही बनना था। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत ही ज़रूरी है, आपको क्या करना है, क्यों करना है। मेरे केस में मेरी कॉलिंग थी क्योंकि मुझे ऑर्थोपेडिक बनना था। आप ये देखिए, आप क्या करना चाहते हैं? कई बार जो लोग होते हैं कि मेडिकल कॉलेज में बड़ा ट्रेंड है कि सर्जिकल ब्रांच ले लेते हैं, देखते हैं सूट नहीं कर रहा है, तो फिर ब्रांच चेंज करते हैं। ऐसे में 2-3 साल वेस्ट होते हैं। तो आप देख लीजिए, आपको फिज़िशियन बनना है या आपको ऑर्थोपेडिक बनना है या सर्जन बनना है या रेडियोलॉजिस्ट बनना है। कैसी क्वालिटी ऑफ लाइफ़? इसमें कोई डाउट नहीं है कि सर्जन की लाइफ थोड़ी टफ होती है, थोड़ी हेक्टिक होती है, क्योंकि उसमें जो लर्निंग कर्व है बहुत ज़्यादा होता है और बिना सर्जिकल ट्रेनिंग के या एसआरशिप के जो समाज में कल को आप पैसा कमाने भी आओगे, तो उसमें भी आपका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बहुत गिना जाता है क्योंकि मार्केट प्लेस ऐसी है। तो जब मैंने अपने परिवार को अपना निर्णय बताया कि मेरा ये निर्णय है, तो मेरे परिवार ने नो डाउट मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद पीजी का एग्ज़ाम दिया। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ में मेरा रैंक 13 आया, जिससे मेरे को ऑर्थोपेडिक्स ब्रांच मिली और यहाँ से मेरा सफ़र एक स्पेशलाइज़्ड डॉक्टर बनने का स्टार्ट हुआ। परंतु ठहरिए, कहानी अभी बाकी है। पीजी का सफ़र जो आपने सुना है बहुत ही सुहाना होता है, नहीं। वो कहते हैं कि दुनिया का सबसे मुश्किल या मुश्किल से भी मुश्किल, कहते हैं कि इंडियन आर्मी जितनी ट्रेनिंग होती है, उससे भी खतरनाक पीजी की ट्रेनिंग होती है। और ऐसा ही मेरे जीवन में भी हुआ। जो मैंने पीजी में अपनी रेज़िडेंसी करी, बहुत ही उतार-चढ़ाव, ऊपर-नीचे हर चीज़ से गुज़रा। मेरी रेज़िडेंसी के दिनों में मेरे को एक फ्रैक्चर हो गया। मेरे जब पैर में फ्रैक्चर हुआ, मुझे याद है 2 साल तक मैं लंगड़ा-लंगड़ा के वार्ड्स में मरीज़ों को देखता रहता था। मेरे यार दोस्त राउंड्स में आगे से आगे निकल जाते थे। कई लोगों ने मेरा निकनेम डॉक्टर हाउस या डॉक्टर ग्रे रख दिया, क्योंकि एक नेटफ्लिक्स पे कोई कार्यक्रम है जिसमें वो डॉक्टर भी लंगड़ा के चलते थे। मुझे बड़ी शर्म आती थी। परंतु निदा फ़ाज़ली के वो लफ्ज़ जो मैंने अपने पिताजी के मुँह से सुने कि राह में धूप तो होगी, मुझे गिराकर चल सको तो आना। मुझे वो शब्द हमेशा याद रहते थे और मैं यही चाहता हूँ, हर इंसान जो भी तैयारी कर रहा है, जितना बड़ा ऑब्स्टेकल आए, उतनी बड़ी अपनी ज़िद कर ले। मेरी ज़िद हो गई और
मैं एक ऑर्थोपेडिक और अच्छा बनने का क्यों प्रयास करता रहा? क्योंकि मैं एक रोगी, भोगी और एक चिकित्सक दोनों था। मैं ना केवल चिकित्सक बना, परंतु मैंने वो मरीज़ का दर्द मैंने देखा कि उसको जब फ्रैक्चर होता है, उसको क्या रहता है, जब वो लंगड़ा के चलता है, समाज का उसकी साइकोलॉजी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो मेरी साइकोलॉजी पे ये जो मरीज़ की इम्पैक्ट है, आज तक मुझे वो पूरी पिक्चर होती है कि मरीज़ क्या जा रहा है, किस कहानी के थ्रू जा रहा है। तो वो जो एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा कम्फर्ट, पूरा खेल एक बहुत बड़ा सर्जन या बहुत बड़ा डॉक्टर बनने का नहीं है। जो मरीज़ के इमोशंस हैं, एक अच्छा एटीट्यूड, एक मरीज़ का जो कंपैशन है, वो समझने का है। और यदि आप उस भावना के साथ बनना चाहते हैं, लोग कहते हैं कि अ, एक कॉमेडियन की मैंने रील देखी, उन्होंने कहा कि डॉक्टर बन के अगर ऑल्टो ही चलानी है, तो इससे अच्छा तुम्हें बीए कर लेता। अगर आप पैसे के लिए डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप बहुत ही गलत कर रहे हैं, अपने साथ भी और समाज के साथ भी, और ऐसे में पैसा भी नहीं कमा पाएँगे। क्योंकि जब मैंने इस रील का उदाहरण या रिप्लाई दिया, वो 20 मिलियन लोगों ने देखा। वो ये था कि जो संतुष्टि एक मरीज़ के ठीक होने पे होती है, वो किसी पैसे से लाख गुना ज़्यादा होती है। क्योंकि एक स्टेथोस्कोप का जो मोल है ना, वो पैसे नहीं, वो पूरी जवानी है। जब मैं पीजी करके दिल्ली आया, तो देखा कि सीनियर रेज़िडेंसी के लिए दिल्ली के बड़े-बड़े कॉलेजेस में या हॉस्पिटल्स में एक ट्रेंड है कि बाहर के रेज़िडेंट्स को सीनियर रेज़िडेंसी नहीं दी जाती है। लकीली मेरिट पे या फिर इंटरव्यू के बेसिस पे मेरा सिलेक्शन हुआ मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में। यहाँ से फिर मैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज आया जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और पहली बार इतने बड़े इंस्टीट्यूट और लोकनायक हॉस्पिटल के इतने बड़े ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में मुझे काम करने का सौभाग्य मिला। और जो मेरी पहली सैलरी आई, क्योंकि रेज़िडेंसी के बाद जो एक प्रॉपर सैलरी आती है, वो पहली सैलरी जो 90,000 के आस-पास मेरी आई। मैंने सोचा उसका मैं क्या करूँ? उससे मैं अपनी बुआ के लिए जिन्होंने मेरे लोन के पैसे दिए थे, उनको मैं साड़ी लेके गया और उनको मैंने दी। जब मैं यहाँ पे मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज आया, मैंने देखा मेरे जो कलीग्स हैं, इनमें एक अलग ट्रेंड है। मतलब एमएस ऑर्थोपेडिक्स करने के साथ-साथ इनमें डीएनबी वगैरह करने का भी ट्रेंड है। सुपर से भी ऊपर स्पेशलाइज़ेशन जिसे कहते हैं। तो फिर मैंने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से एक डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मेडिसिन जो कि एक 2 साल का प्रोग्राम होता है, वो करने की ठानी। जिनके समय-समय में एग्ज़ाम, समय-समय में टेस्ट और यहाँ तक कि ओस्लो या नॉर्वे में जाके एक रिटन एग्ज़ामिनेशन देना होता है। उसमें एनरोल किया और 2 साल स्पोर्ट्स इंजरीज़ की मेडिसिन की पढ़ाई करके मैंने वो एग्ज़ाम दिया, अपने आप को और अपस्किल करा और क्लियर करा। यही नहीं, ऑर्थोपेडिक्स में एक फेलोशिप करने का बड़ा ट्रेंड है कि आपने अगर एमबीबीएस कर लिया है, अब ऑर्थो भी कर लिया है, तो ऑर्थो में भी आप क्या करना चाहते हैं? तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा जो स्पेशल इंटरेस्ट है, नी जॉइंट में है। तो मैंने नी जॉइंट रिप्लेसमेंट में एक फेलोशिप करी कि घुटने बदलने में जो फेलोशिप होती है अव्वल दर्जे की, वो कहाँ से प्राप्त हो। तो मैंने अपने आप को उस फेलोशिप में एनरोल करा, मैंने वो फेलोशिप पूरी करी और इसी बीच में मैं रोज़ इंटरव्यू देता रहता था क्योंकि मेरी सीनियर रेज़िडेंसी पूरी हो गई थी। उसी बीच सफदरजंग अस्पताल के न्यू स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की वैकेंसी आ रखी थी और मैंने उसके इंटरव्यू का फॉर्म भरा। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि क्या यहाँ पे संभव हो पाएगा होना या नहीं हो पाएगा संभव। परंतु उन 6-7 पोस्टों के लिए 300 से 400 लोग पूरे देश और यहाँ तक कि एनआरआई कोटा से जो डॉक्टर्स आते हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से, वो तक आ रखे थे। 6-7 पोस्टों के लिए 300 से 400 जब डॉक्टर आए थे, मैं हैरान हो गया कि मतलब इतनी सारी स्पेशलाइज़ेशन करने के बाद भी इतनी मारा-मारी है डॉक्टर्स की लाइफ में। और 2 महीने बाद जब अचानक रिज़ल्ट आया, शायद वो निष्ठा थी जो कहीं न कहीं चेहरे से बोलती है। क्योंकि जब हर स्टेज पे लाइफ में आपको जज किया जाता है तो एक चीज़ आप सीख लेते हो कि यू मे नॉट हैव बीन द बेस्ट बट नेवर फॉल शॉर्ट ऑफ गिविंग योर बेस्ट। तो मेरा हमेशा से यही रहता था कि अपना बेस्ट देना है, चाहे निष्कर्ष बेस्ट निकले या ना निकले। तो यही करता रहा मैं और लकीली जब मेरा असिस्टेंट प्रोफ़ेसर में हुआ, फिर से परिवार में उल्लास की एक लहर दौड़ गई और बधाई आने लग गई। वो पल सच पूछो तो किसी एमपी, एमएलए बनने से भी ज़्यादा महत्व रखता है मेरे लिए। और अभी मैं
एज़ अ असिस्टेंट प्रोफेसर स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर में कार्यरत हूँ और भारत के बड़े-बड़े स्पोर्ट्स स्टार्स, हर स्पोर्ट्स के, उनको हील कर रहा हूँ। आइडेंटिटी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ करने की वजह से उनके नाम हम नहीं बता सकते, परंतु बहुत अच्छा लगता है जब हमारा ट्रीट करा हुआ पेशेंट कोई मेडल लेके आता है, कोई वर्ल्ड कप जीतता है और उनका मैसेज आता है। तो वो एक अलग खुशी है कि हमारे पेशेंट या हमारे ठीक करे हुए पेशेंट आज इतना अच्छा कर रहे हैं और ये लोग अपने परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। अंत में जोश टॉक के मंच से मैं सारे बच्चों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि बड़े से बड़ा डॉक्टर भी अपने करियर के पीक पे अपने कॉलेज के वो हँसी पल, वो दोस्त, वो स्कूल के दिन वही याद कर रहा होता है। तो अपने आप पे इतना बड़ा प्रेशर करके अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना है और सिस्टम को बार-बार अगर हम क्वेश्चन करते रहेंगे, तो हम लोग अपनी प्रिपेयर्डनेस में, अपनी प्रोग्रेस में बाधा डालेंगे। क्योंकि वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द अनएक्सपेक्टेड और ये मानना है कि लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होएँगी और वही तो लाइफ को ब्यूटीफुल बनाती हैं। क्योंकि अगर ईसीजी में अप एंड डाउन नहीं होंगे, तो उसका मतलब है संघर्षहीन जीवन तो मृत्यु है। तो संघर्ष करिए, परंतु जीवन को एन्जॉय करना मत छोड़िए और अपना बिलीफ बनाए रखिए। सिस्टम पे, सिस्टम के खिलाफ भी, परंतु अपनी तैयारी पे एकाग्र रहें और ये सोचिए कि आपको बस ये गोल अचीव करना है। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है नीट एग्जाम क्लियर करके देश के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना और डॉक्टर बनना। लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है और हो सकता है कि हमारे मन में ये दो क्वेश्चंस हैं। तो पहला सवाल कि हम कोचिंग कहाँ से लें और दूसरा सवाल ये कि अगर हम किसी कोचिंग में एडमिशन लें तो हमारी फीस पर हमारी कुछ बचत हो पाए। और इसलिए बहुत नीट एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकता है उनकी इस जर्नी में। तो एक कोचिंग और मान गई है, नीट प्रेप। अब हमें कांटेक्ट करेंगी और हमारे क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प करेंगी। हम घर बैठे नीट प्रेप से अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं और हाँ, यहाँ पर ऑनलाइन कोर्सेज के लिए एडमिशन भी ले सकते हैं। और ये बहुत वैल्यूएबल हेल्प होगी उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए जिन्हें काफी डाउट्स हैं कि कौन से कोर्स में एडमिशंस लेकर मेरी नीट की जर्नी को आसान बनाया जा सकता है। तो अगर आप नीट के लिए कोचिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है जहां हम अपना नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं और जोश टॉक्स आपका कॉन्टैक्ट नंबर इंस्टीट्यूट के साथ शेयर करेगा। तो कोचिंग अब आपको खुद कॉन्टैक्ट करेंगी। तो अब जोश के स्टूडेंट्स घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और एडमिशन भी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एस्पिरेंट्स। जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।